नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी नवी मुंबई से है। मुंबई के पास का दूसरा शहर जो काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, और इसी नवी मुंबई के पास में एक गांव है जिसका नाम है धामनी। धामनी गांव से एक नदी गुजरती है और नदी के किनारे पर 14 दिसंबर 2022 की सुबह लोगों को एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है। लाश पर किसी तरह का कोई इंजरी मार्क यानी चोट के निशान फौरी तौर पर किसी को नजर नहीं आते, लेकिन लाश जिस तरह से नदी के किनारे पड़ी हुई थी उसे देखकर यह भी लग रहा था कि कम से कम लड़की की मौत डूबने से तो नहीं हुई है। कुल मिलाकर यह कोई नेचुरल डेथ का मामला नहीं लग रहा था। ऐसे में गांव वालों ने फौरन पुलिस को खबर दी और फिर पनवेल की जो पुलिस है, लोकल पुलिस स्टेशन की, वो मौके पर पहुंची और उसने बड़ी बारीकी से लाश का मुआयना शुरू किया। पुलिस ने यह देखा कि लाश के साथ कोई भी आई कार्ड या पर्स जैसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उस मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती। गांव वालों से पूछताछ करने पर गांव वालों का यह कहना था कि उन्होंने इस लड़की को अपने गांव के आसपास इससे पहले कभी नहीं देखा। कहने का मतलब यह कि उस लाश को और उस लड़की को पहचानने वाला वहां कोई भी नहीं था। चूंकि लाश ग्रामीण इलाके में मिली थी और नदी के किनारे मिली थी, तो आप समझ सकते हैं कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जिससे यह पता चल पाता कि वो लाश वहां पर कैसे आई, कौन फेंक कर गया। तो कुल मिलाकर एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का मामला था और जो पनवेल पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने इस लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जैसी कि आशंका थी वही बात सामने आई। इस लड़की की मौत कुदरती नहीं थी, नेचुरल डेथ नहीं था, बल्कि उसका कत्ल किया गया था और कत्ल भी गला घोंट कर किया गया था, जिसके निशान लाश पर मौजूद थे और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की थी। चूंकि मामला एक ब्लाइंड मर्डर का था, इसकी जांच लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के हवाले कर दी गई। अब स्पेशलाइज्ड पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन के माहिर हैं, उनको इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की टीम ने इस केस को अपने हाथों में लेने के साथ ही मौके पर जाकर सबसे पहले एक बार पूरे टोपोग्राफी को, पूरे इलाके को देखा और जायजा लिया कि कहां पर वो लाश पड़ी हुई थी। और इसके साथ ही पुलिस ने लाश के साथ जो चीजें बरामद हुई थी उन चीजों पर बड़ी बारीकी से निगाह डाली और साथ ही पुलिस ने लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बड़े गौर से पढ़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली बात आप सबको पता है। आइडेंटिटी लड़की की पता कर पाना एक बहुत चैलेंजिंग काम था, क्योंकि कोई पहचान पत्र या ऐसी कोई दूसरी चीज लाश के साथ नहीं मिली थी। हां, जब क्राइम ब्रांच की टीम ने फिर से उस लाश के साथ बरामद चीजों का मुआयना किया तो पुलिस वालों की नजर उस लड़की के सैंडल पर गई। यह सैंडल जो है बहुत पुरानी नहीं थी, जिसे देखकर यह लग रहा था कि शायद इसे अब से कुछ रोज पहले ही खरीदा गया है, क्योंकि उस सैंडल पर जो उसका मैन्युफैक्चरर है उसका नेम यानी उसका मार्क जो है वो क्लियरली विजिबल था, दिख रहा था। और खास बात यह भी थी कि ये जो नेम या ब्रांड नेम आप जो भी कह लें, वो कोई बहुत बड़े ब्रांड का नहीं था, लेकिन एक लोकल फुटवेयर कंपनी की वो सैंडल थी जो इस लड़की ने, मरने वाली लड़की ने पहन रखी थी। अब पुलिस ने यह तय किया कि वो इस सैंडल के सहारे ही इस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करेगी। हालांकि आप समझ सकते हैं कि एक ही नाम या एक ही ब्रांड की सैकड़ों हजारों सैंडल, जूते अलग अलग दुकानों से बिकते होंगे। ऐसे में सिर्फ एक सैंडल के सहारे किसी की पहचान पता करना अपने आप में कितना चैलेंजिंग टास्क पुलिस के लिए रहा होगा। तो खैर, पुलिस को तो तफ्तीश करनी थी और पता लगाना था। जिस ब्रांड के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उस ब्रांड के सैंडल की 3 दुकानें आसपास के इलाके में थी। ऐसा पुलिस को छानबीन करने पर, जांच करने पर पता चला। इनमें एक दुकान पनवेल में है, एक है वाशी में और एक है मुंबई में। इन तीनों दुकानों के बारे में जब पुलिस को बात पता चली तो पुलिस ने अपनी 3 अलग अलग टीमें इस मैन्युफैक्चरर की 3 अलग अलग दुकानों में भेजी और तीनों टीम में शामिल पुलिस वालों ने उस पर्टिकुलर सैंडल की तस्वीर और उस लड़की की तस्वीर लेकर उन दुकानों में जाकर पूछताछ शुरू की। पनवेल और मुंबई में जो टीमें गई थी जूते की दुकानों पर, वहां से पुलिस को कोई क्लू या कोई जानकारी उस सैंडल की तस्वीर या लड़की की तस्वीर से नहीं मिल पाई। लेकिन वाशी में जो हुआ
उससे पुलिस की आंखें चमक उठी। हुआ ये कि वाशी में जो सैंडल की दुकान थी, उस दुकान के एक सेल्समैन ने इस लड़की की लाश की तस्वीर देखते ही उसे पहचान लिया, और न सिर्फ पहचान लिया बल्कि यह भी कंफर्म किया कि इस लड़की को उसी ने ये सैंडल बेची थी, और वो तारीख थी 6 दिसंबर की, जिस रोज़ ये लड़की उसके दुकान पर खरीदारी के लिए आई थी। ये बात पुलिस के लिए बहुत उत्साह जगाने वाली थी, क्योंकि पुलिस को लड़की की पहचान पता करनी थी, और धीरे धीरे ही सही पुलिस उस लड़की की पहचान पता करने की ओर बढ़ रही थी। अब पुलिस ने दुकानदार से कहा कि वो फौरन सीसीटीवी की फुटेज की स्कैनिंग करने में पुलिस की मदद करे और सारे फुटेज पुलिस को दिखाए। चूंकि बहुत पुरानी बात नहीं थी, मैंने आपको बताया ही है कि 14 दिसंबर को लाश बरामद हुई थी, और बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ हो क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच करने में, तो समझ लीजिए 15, 16, 17 तारीख तक जो है पुलिस उस दुकान तक पहुंच चुकी थी, और अब सीसीटीवी फुटेज की पुलिस स्कैनिंग कर रही थी। 6 दिसंबर की बात है, सेल्समैन ने बता भी दिया था तारीख जिस रोज उसने इस लड़की को सैंडल बेचा था। तो जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने गौर से देखने की शुरुआत की, तो पुलिस ने भी उस लड़की को पहचाना। लड़की को यूं पहचाना कि पुलिस ने देखकर कंफर्म किया कि हाँ, जो लाश उन्होंने बरामद की है, जिसका पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया है, वो लाश उसी लड़की की है जो लड़की इस वक्त दुकान में खरीदारी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि सेल्समैन ने जो बातें कही थी वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही थी। यहां पुलिस ने एक और चीज पर गौर किया। वो चीज ये थी कि वो लड़की खरीदारी करने के लिए 6 दिसंबर को अकेले नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ एक गठीले बदन वाला, जिसे आप जिम बॉय कह सकते हैं, एक गठीले बदन वाला नौजवान भी मौजूद था। यानी वो लड़की एक लड़के के साथ उस दुकान में उस रोज खरीदारी करने पहुंची थी। इस लड़के के बारे में अब पुलिस को पता करना था और लड़की की पहचान भी पता करनी थी। खैर, लड़की की जो सीसीटीवी फुटेज मिली, लाश की तस्वीर हो गई, दुकानदार ने उसे पहचाना। अब आसपास के इलाके में पुलिस ने उस लड़की के बारे में जब पता करना शुरू किया, तो थोड़ी कोशिश के बाद पुलिस को फाइनली उसकी पहचान पता चल गई। इस लड़की का नाम था उर्वशी वैष्णव, और उसकी उम्र थी 27 साल। उर्वशी जो है वो नवी मुंबई के ही कोपर खैराने की रहने वाली थी, और वो जूही नगर इलाके में एक बार है, सना बार, उस बार में ये लड़की काम किया करती थी। तो कुल मिलाकर अब इस लड़की की पहचान पूरी तरह साफ हो चुकी थी। कहाँ रहती थी, कहाँ काम करती थी, क्या नाम था, उम्र क्या थी, सारी चीज़ें अब पुलिस पता लगा चुकी थी। लेकिन अब पुलिस को ये पता करना था कि वो लड़का कौन है जो सीसीटीवी फुटेज में खरीदारी करता हुआ इस लड़की के साथ दिख रहा है। पुलिस ने अब उर्वशी के जानने वाले लोगों से जाकर पूछताछ की, खासकर सना बार में जाकर पूछताछ की। और जब सना बार में पुलिस ने पूछा, तो पुलिस को न सिर्फ उर्वशी के घर वालों के बारे में पता चला, बल्कि उर्वशी के बारे में यह भी जानकारी मिली कि वो 13 दिसंबर की शाम से जो है किसी को नजर नहीं आई है, और 13 दिसंबर की शाम से ही वो गायब है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लू था। 14 तारीख की सुबह को लाश मिली थी और 13 दिसंबर की शाम को उर्वशी गायब हो गई थी। इसका मतलब उर्वशी का कत्ल जो है वो 13 तारीख की रात को ही हुआ होगा, ऐसा पुलिस को लगने लगा। लेकिन कत्ल के बारे में कुछ और पता करने के लिए पुलिस को उस शख्स की पहचान जरूरी थी जो उसके साथ खरीदारी करते हुए दिख रहा था। तो खैर, पुलिस की कोशिश जारी रही, और इस कोशिश में पुलिस को कुछ दिनों के बाद कामयाबी मिली। पुलिस को उस सीसीटीवी फुटेज की बदौलत ही ये पता चला कि ये जो आदमी उस लड़की के साथ नजर आ रहा है, उसका नाम है रियाज खान, और रियाज खान की उम्र तकरीबन 36 साल है। रियाज खान वहीं पास के ही एक जिम में ट्रेनर का काम किया करता था, और उस लड़की के साथ रियाज खान की वाकफियत थी, दोस्ती हो गई थी। ये बात अब पुलिस के लिए साफ हो चुकी थी। अब पुलिस ने फौरन रियाज खान को पकड़ने का फैसला किया, और थोड़ी कोशिश के बाद रियाज खान पुलिस की जाल में फंस चुका था, और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने रियाज से जब पूछताछ की, तो कई चौंकाने वाली बातें उसे पता चली। सबसे पहले तो रियाज के बारे में मैं आपको यही बताऊं कि रियाज जो है वो पहले से शादीशुदा था, और न सिर्फ शादीशुदा था बल्कि पहले उसकी 3 शादियां हो चुकी थी। जो तीसरी शादी हुई उससे रियाज को एक बेटी भी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद रियाज जो है वो सना बार में जाता था, और सना बार में ही उसकी दोस्ती उर्वशी नाम की इस लड़की से हो गई थी। उर्वशी और रियाज
की दोस्ती बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते से दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन इस छोटे से टाइम स्पैन में ही दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। और इतने करीब आ चुके थे कि अब उर्वशी ये जिद करने लगी थी कि रियाज उससे शादी कर ले। लेकिन रियाज जो पहले से ही शादीशुदा था, 3 बीवियां थी उसकी, रियाज इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था और वो अब पीछे हट रहा था। मगर उर्वशी जो है अब एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसके गले पड़ चुकी थी और उर्वशी हर हाल में रियाज से शादी करना चाहती थी। हालत यह हुई कि उर्वशी और रियाज के बीच शादी करने और नहीं करने को लेकर अब तीखी और तेज लड़ाइयां होने लगी और ये तकरीबन रोज का सिलसिला हो गया। जब भी वो मिलते थे तो लड़ाई झगड़े आपस में उन दोनों के होते थे। और हद ये हो गई कि उर्वशी ने एक बार रियाज को यह धमकी दे दी कि अगर उसने बहुत जल्द इस मामले पर फैसला नहीं किया और उससे शादी नहीं की तो वो किसी भी दिन पुलिस को लेकर या फिर अपने घर वालों को लेकर उसके घर पहुंच जाएगी, रियाज के घर, और वहां जाकर न सिर्फ हंगामा करेगी बल्कि पूरी दुनिया को यह बता देगी कि उसके साथ उसका रिलेशन है, मतलब उर्वशी के साथ, खुद के साथ रियाज का रिलेशन है, ये बात बता देगी। और रियाज को अब उर्वशी की यह धमकी जो है वो काफ़ी परेशान करने लगी थी। ऐसे में रियाज अब हर हाल में उर्वशी से मुक्ति पाना चाहता था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और उसे पीछा छुड़ाने का यही तरीका समझ में आया कि उसे लगा कि अब मैं उर्वशी का अगर कत्ल कर दूं तभी उर्वशी से पीछा छूट सकता है, वरना अपने जीते जी तो अब ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं। अब कत्ल करना जो है इतना आसान काम तो है नहीं, तो ये जो रियाज है वो अब प्लानिंग करने लगा कि वो कैसे उर्वशी की जान ले। इस बीच रियाज का एक दोस्त जिसका नाम इमरान शेख है, उसे कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी। इमरान ने रियाज से राब्ता किया, उससे संपर्क साधा और कहा कि कुछ रुपयों की उसे ज़रूरत है, वो कुछ रुपए उधार दे दे। तो रियाज ने उसे ये कहा कि उसे एक काम करना होगा, वो एक लड़की का कत्ल करना चाहता है, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है और इस खुफिया काम में अगर इमरान उसका साथ देता है तो वो उधार नहीं बल्कि उसे कुछ अच्छी खासी रकम जो है गिफ्ट के तौर पर ही दे देगा या मेहनताने के तौर पर ही दे देगा और उसकी जो रुपए पैसे की परेशानी है वो दूर हो जाएगी। इमरान जो है वो लालच में आ गया और फिर इन दोनों ने मिलकर उर्वशी के कत्ल की प्लानिंग की। 13 दिसंबर की शाम को रियाज ने उर्वशी को उसके घर के पास से पिक किया और ये कहते हुए पिक किया कि वो दोनों साथ में कुछ देर घूमेंगे और फिर वो उसे उसके वर्क स्टेशन यानी सना बार में ड्रॉप कर देगा। इसके बाद उसने उर्वशी को पिक किया और पिक करने के बाद थोड़ी दूर आगे बढ़े। चूंकि इमरान के साथ ऑलरेडी उसकी बातचीत हो चुकी थी, उसने सारा मामला सेट कर रखा था, तो एक पर्टिकुलर जगह पर उसने अपने दोस्त इमरान को भी गाड़ी में बिठा लिया। इमरान गाड़ी की सीट पर बैठा और वो तीनों घूमने के बहाने जो है वो पनवेल की सड़कों पर निकल पड़े, सुनसान जगह पर। और एक सुनसान जगह पर मौका देखकर जैसे ही रियाज ने अपने दोस्त इमरान को इशारा किया, इमरान अपने साथ लाई गई एक रस्सी से इमरान ने उर्वशी का गला घोंट दिया। इमरान पीछे की सीट पर बैठा था और उसके लिए गला घोंटना बहुत आसान था, आप उस सीन को विजुअलाइज कर सकते हैं। और उस गाड़ी में ही, कार के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई, उर्वशी की जान चली गई। अब इन दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया और 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात को ये फिर काफ़ी दूर तक ड्राइव करके गए और उस जगह पर गए जहां पर इन्होंने लाश फेंकी थी। असल में ये धामनी गांव का वही ठिकाना था जहां पर रियाज पहले भी घूमने जा चुका था और न सिर्फ अकेले बल्कि एक आध बार वो उर्वशी के जीते जी उसको वहां पर घूमने के लिए लेकर गया था। और उसे ये पता था कि धामनी गांव में गढ़ी नदी के किनारे जिस जगह पर वो जाता है वो जगह काफ़ी आइसोलेटेड है, सुनसान सी जगह है और आते हैं होते नहीं हैं। इसीलिए रियाज ने और इमरान ने यह तय किया कि वो लाश को वहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे, वहाँ फेंकेंगे। इसके बाद दोनों उर्वशी की लाश ले जाकर रात के अंधेरे में वहाँ फेंक कर फरार हो गए और रियाज को पूरा यकीन था कि लाश जो है वहाँ बुरी तरह से सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी और चूंकि कोई पहचान, कोई आइडेंटिटी उस लाश की नहीं है तो पुलिस कभी उन तक नहीं पहुँच पाएगी। रियाज शायद अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता, लेकिन जो सैंडल उसने कुछ रोज़ पहले उर्वशी को खरीद कर दी थी
उसी सैंडल के नाम से, उसी सैंडल के ब्रांड नेम से लड़की की पहचान हो गई और फाइनली रियाज जो है इस कत्ल का मास्टरमाइंड जो था वो इस मामले में गिरफ्तार हो गया। रियाज के साथ साथ पुलिस ने इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह से एक लड़की के ब्लाइंड मर्डर का मामला नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत कामयाबी पूर्वक सुलझा लिया। तो ये थी कहानी जो मैंने आप सबके सामने रखी, इसे साझा किया। इस पूरी कहानी पर आपका नज़रिया क्या है? आप उर्वशी के व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं? पहले रिलेशनशिप में आना और रिलेशनशिप में आने के बाद जब पार्टनर ब्रेकअप कर रहा हो तो उस पार्टनर का पीछा न छोड़ना, बल्कि उसे डराना धमकाना कि किसी भी हाल में मैं तुमसे शादी करके रहूंगी वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उर्वशी का ये जो स्टैंड था, उस स्टैंड और उस रवैये पर आपका नज़रिया क्या है? इमरान के बारे में और रियाज के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी ज़रूर बताइए। और ख़ासकर एक छोटे से क्लू जिसमें एक सैंडल के ऊपर सिर्फ उसका ब्रांड नेम लिखा हुआ है, उसके ज़रिए क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस तरह से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके वो गुनहगारों तक पहुंची, उस पर आपका नज़रिया क्या है? क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों के लिए आपके मन में कैसे ख्याल है? प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतनी मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी जो मैंने कल स्टोरी सुनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गाज़ियाबाद में एक महिला की कुछ लोगों ने गला घोंटकर हत्या की और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी लेकिन वो पकड़े गए, उस पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो मैं सबसे पहले सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सिर्फ उनका नहीं जिन्होंने कमेंट किया है, बल्कि जो इस वीडियो पर आते हैं, मेरी खबरें या मेरी स्टोरी सुनते हैं, मैं सारे लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो खैर मैं थैंकफुल हूँ ही। तो विनय नासवाले जी का कमेंट है, इन्होंने नमस्कार जय हिंद लिखा है, थैंक यू वेरी मच। और एक यूज़र हैं, उनका नाम तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि वो मेरी कहानियाँ सुनते रहते हैं और कल जो घटना मैंने आप सबको सुनाई थी उसमें चरण सिंह नाम के शख्स की गलती जो है हमारी ये दर्शक जो है वो बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। मामूनी जो है वो रेगुलर व्यूअर हैं, असम से हैं और उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो इररिलेवेंट सवाल पूछते हैं और जिस तरह से मैं उन सवालों का जवाब देता हूं वो उसको एडमायर करती हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मामूनी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम क्राइम तक फैमिली की बात करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई जो है बिल्कुल सब्जेक्ट सेंट्रिक सवाल ही पूछे, इंसान स्वतंत्र है, कुछ भी पूछ सकता है। मैं इसको इररिलेवेंट नहीं मानता हूँ। बाकी आपका नज़रिया भी सही है क्योंकि आप शायद ये सोच रही होंगी कि जिस मुद्दे पर बात हो रही है उसी मुद्दे की बात करना ठीक है। तो खैर, कमलेश चावला जी गुजरात से हैं और उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का रिलेशनशिप जिसे हम इलिसिट रिलेशनशिप कहते हैं वो वर्केबल नहीं होता है, उसका अंजाम जो है बुरा ही होता है। सूरविदास जो है इन्होंने इमोजी भेजी है और जैसे थम्स अप होता है इन्होंने थम्स डाउन करते हुए बताया है कि एपिसोड नंबर हम क्यों नहीं देते हैं। खैर, इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो क्राइम तक के वेब पेज पर आइए, क्राइम तक के पेज पर आइए, यूट्यूब में, वेब पेज नहीं, क्राइम तक के यूट्यूब पर आइए, होम पेज पर, और उसके बाद वीडियोज़ में जाइए। दोपहर 1 बजे मेरे वीडियोज़ अपलोड होते हैं। 1 बजे के बाद किसी भी वक्त आप वीडियोज़ के सेक्शन में मेरा वीडियो जो है वो आसानी से देख सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अमरजीत सिंह साहब ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि चरणजीत सिंह एक चीटर था। बिल्कुल सही बात है। एक यूज़र है, उन्होंने पंजाबी में कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है कि बुरे कम्मा दे नतीजे बुरे ही हुंदे हन। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। काइनो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने एक बात लिखी है जो मैं स्पेशली ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने बताया है कि उनकी वाइफ का बर्थडे जो है वो 25 जनवरी को आता है। उनकी वाइफ का नाम झरना शर्मा है और मैं जो है उनकी तरफ से, जो हमारी यूज़र हैं, उनका नाम है रोनिन शर्मा। ये MBA और PhD स्कॉलर भी है। रोनिन शर्मा ने ये लिखा है कि मैं उनकी वाइफ झरना शर्मा को रोनिन की ओर से ज़रूर हैप्पी बर्थडे विश कर दूं। तो मैं बिल्कुल झरना आपको विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम योर हबीज साइड, मैं विश करना चाहता हूं आपको। और उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में ये बताया है कि वो सशस्त्र सीमा बल यानी 8th बटालियन में सिलीगुड़ी में पोस्टेड है और वो खुद रोनिन शर्मा जो है वो आसाम में रहते हैं। तो दोनों के बीच में दूरी है काफ़ी,
फिजिकली भी और टोपो मतलब जियोग्राफिकली भी वो काफ़ी दूर है एक दूसरे से, तो उन्होंने अपना जो फीलिंग्स है वो उन्होंने कन्वे करने के लिए कहा है। एक ख़ास और स्पेशल बात ये भी है कि रोनेन की वाइफ जो हैं झरना, इन दिनों अपने हस्बैंड से थोड़ा नाराज़ चल रही हैं, तो इन्होंने ये भी कहा है कि मैं झरना को विश करूं और जो उनकी फीलिंग्स है रोनेन की वो आप तक कन्वे करूं। तो अगर रोनेन ने हिम्मत दिखाकर ये बात लिखी है पब्लिक फोरम पर, तो आप समझ सकती हैं झरना कि रोनेन आपको कितना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हो, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, इतने अच्छे रिश्तों को जो है इस तरह से, जिसे कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और अगर उनकी तरफ से कोई गलतियां भी हुई हैं तो मुझे लगता है कि आप उनको माफ़ करें, आगे बढ़ें। उन्होंने इतने प्यार का आपके साथ इजहार किया है, तो प्लीज़ कंटिन्यू विथ दिस रिलेशनशिप और बहुत हैप्पीली आप उनसे बात करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ बढ़िया हो जाए बस आप लोगों के बीच में, इतनी ही मेरी दुआ आप लोगों के लिए है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, झरना और रोनेन, आप दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। राकेश कौशिक का भी कमेंट आया है, मंटू दे ने भी कमेंट किया है, उन्होंने भी अपनी बात लिखी है। सोनल सिन्हा जी, इन्होंने लिखा है कि इतने शरीफ हस्बैंड को छोड़कर जिस महिला ने एक शख्स से इलिसिट रिलेशन रखा, उस आदमी ने उसकी जान ले ली, तो ये महिला की गलती थी। और रोहन ने जय भोलेनाथ जय महाकाल का उद्घोष किया है, मैं भी उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। शकील फजल महमूद, इन्होंने भी कमेंट किया है, तो बहुत धन्यवाद आपका। रोम पासी जी हैं, रोमी पासी, खैर रोमी पासी जी ये लिखते हैं कि भाई हमारा भी नाम ले लो, हमसे क्या नाराज़गी है। मैंने कहा है दोस्त, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, और ये इत्तेफाकी है कि आपका नाम इससे पहले मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन देखिए आज निगाहों के सामने से गुजरा तो मैंने पढ़ भी लिया। वीसी मांडविया साहब का भी कमेंट है, माधव वाघ जी हैं, हंसराज अग्रवाल साहब हैं, इन्होंने कहा है कि समाज में जो मूल्य है उनका ह्रास हो रहा है, उसमें गिरावट हो रही है, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग बड़े आज़ाद ख्याल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इलिसिट रिलेशनशिप वाले रिश्ते भी ज़्यादा बन रहे हैं और उसका अंजाम भी बुरा हो रहा है। अंकित जैन जी का भी कमेंट आया है, पार्मा कल्चर फार्मिंग के नाम से जो आईडी है उन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। नवजोत कुमार जी हैं, प्रकाश सुनार, रीना खोसला, दुर्गा करकी जी, इन्होंने भी कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ रैंडमली स्क्रॉल करके आगे बढ़ता हूँ और कुछ और लोगों के नाम पढ़ता हूँ। दी अनुकूल सिंह, इन्होंने महाजनपुर थाना आजमगढ़ में शूट आउट हुआ था, उसके बारे में ये स्टोरी कवर करने के लिए कह रहे हैं। देखिए मैं रिसर्च करूंगा, अगर कुछ ऐसा मिल पाता है तो उस कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। राधिका दीवाना, आप भी कमेंट करते रहते हैं, मैं आपकी आईडी से आपको आइडेंटिफाई करने लगा हूं। गुड आफ्टरनून। तनवीर अहमद साहब ने भी कमेंट किया है और सुप्रिया पाटिल ने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि गलती दोनों तरफ की थी, जो दोनों इलिसिट रिलेशनशिप में थे उन दोनों की तरफ से। मैनी सिंह ने भी कमेंट किया है और आकाश देविकर ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र राठौर और सुभाष चौहान, गाज़ियाबाद से हैं सुभाष चौहान, गाज़ियाबाद में मैं भी रहता हूं। और अली ने भी कमेंट किया, उन्होंने तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है कि क्राइम तक की टीम जो है वो बायस्ड नहीं है और किसी भी धर्म या संप्रदाय के बारे में क्राइम तक की टीम का नज़रिया जो है वो एक तरफा नहीं होता है, ये बात अली ने कही है। थैंक यू वेरी मच अली। और मौलाना निसार साहब का भी कमेंट आया है। तो खैर सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ कि हर दर्शक जो कमेंट करता है, हर किसी का नाम या कमेंट मैं हर रोज़ नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं रैंडमली पढ़ता हूँ स्क्रॉल करके, कुछ लोगों के नाम पढ़ पाता हूँ, कुछ के नाम छूट जाते हैं। तो जिनके नाम छूट जाते हैं वो निराश भी ना हो और ये भी ना समझे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, क्योंकि नाराज़ होने की तो कोई वजह ही नहीं है। आप हैं, आप हमारा वीडियो देखते हैं तो फिर हम हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ आप समझिए कि अगर आप ही कमेंट नहीं करेंगे और आप ही से मैं नाराज़ हो जाऊँगा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये टू वे रिलेशनशिप है, कोई एक तरफा प्यार नहीं है, ये दो तरफा प्यार है मेरा और आपका। तो इसीलिए नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।